तेजपाल सिंह, लाला जगदीश प्रसाद, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज हम कक्षा 7 में भूगोल विषय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही रहस्यपूर्ण और ज्ञानवर्धक भी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने से पहले पाठ के जो ये शब्द हैं इनकी व्याख्या करना आवश्यक है। पृथ्वी जानते ही हैं, हमारी जो पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, जिसे 8 ग्रहों में से एक ग्रह माना जाता है मानव जीवन के लिए। आंतरिक पृथ्वी के अंदर की, आंतरिक का अर्थ है पृथ्वी के अंदर की, संरचना का मतलब है बनावट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम जो है प्याज से तुलना करके उसका अध्ययन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, प्याज में अनेक परत होती हैं, इसी तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अनेक प्रकार की परतें पाई जाती हैं। लेकिन इस बात से पहले हमें यह भी जानना है कि पृथ्वी क्या है और पृथ्वी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिस पर हम मानव जीवन निवास करते हैं, अनेक कार्य करते हैं और जिस पर जलवायु अनुकूल है, जीवन के लिए हर दशाएं अनुकूल हैं, वह ऐसा ग्रह पृथ्वी ही है। बाकी ऐसे ग्रह नहीं हैं जहां मानव जीवन निवास कर सके। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई। जीव जंतुओं का विकास हुआ और उसी पर धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता चला गया और आज हम अनेक खोज, वैज्ञानिक खोज इस पृथ्वी पर करते हैं और इतना ही नहीं, अंतरिक्ष को भी अछूता नहीं छोड़ते। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते समय पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें 3 परतें पाई जाती हैं: भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। क्रोड को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक। अब हमको पहले अध्ययन करना होगा भूपर्पटी। भूपर्पटी क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह भूपर्पटी कहलाती है और इसकी मोटाई सब जगह एक समान नहीं है। इस परत को हम सियाल परत भी कहते हैं। सियाल परत इसलिए कहते हैं क्योंकि इस परत में अनेक प्रकार की सिलिका, एल्यूमिनियम आदि पाए जाते हैं। इनकी अधिकता होने के कारण इसको सियाल परत के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र की तलहटी पर इसकी जो मोटाई है वो 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक है और महाद्वीपों पर इसकी जो मोटाई है 35 किलोमीटर और पर्वतीय भागों में यह 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। अर्थात जो भूपर्पटी है उसकी मोटाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आंकी गई है क्योंकि हमारे स्थल भाग, महाद्वीप, मैदानी भाग, समुद्री भाग इस प्रकार से कई प्रकार की बनावट से बने हुए हैं तो उन पर इनकी मोटाई भी अलग अलग है। महाद्वीपों पर इसकी मोटाई अधिक क्यों पाई जाती है और उससे भी ज़्यादा पर्वतीय भागों पर क्यों पाई जाती है? बच्चों, आपने देखा होगा कि पर्वतीय भाग बहुत ऊंचाई तक बसे हुए हैं, बहुत ऊंचाई होती है उनकी चोटी की। तो जितनी अधिक चोटाई धरातल की होगी
तो इस परत की मोटाई और अधिक हो जाएगी। समुद्र तलीय भाग सबसे निचले धरातलीय क्षेत्र होते हैं, इसलिए वहाँ पर इसकी मोटाई कम पाई जाती है। इस प्रकार भूपर्पटी हमारी एक महत्वपूर्ण परत है और इसी पर हम निवास करते हैं। अनेक प्रकार के कार्य भी इसी परत पर करते हैं। इसी श्रेणी में आगे दूसरी परत है जिसको बोलते हैं मेंटल। बच्चों, भूपर्पटी के जो निचला भाग है उसे मेंटल परत के नाम से जाना जाता है। यह 2900 किलोमीटर तक गहराई तक पाई जाती है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। भूपर्पटी की ऊंचाई गहराई 35 किलोमीटर तक मध्यम औसत रूप से मानी गई और मेंटल की जो है गहराई 2900 किलोमीटर तक मानी गई है। परंतु मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल की ऊंचाई 700 किलोमीटर, निचला मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर तक है। इससे यह जानना होता है कि अगर हम मेंटल की आखिरी गहराई को जानना चाहें तो वह 2900 किलोमीटर तक है। अब यह एक पिघली हुई परत के रूप में जानी जाती है, क्योंकि जो पहली परत थी भूपर्पटी वह ठोस रूप में जानी जाती है, परंतु यहाँ तापमान अधिक होने के कारण तो इसे पिघली हुई परत के रूप में जाना जाता है। इसकी ऊपरी परत को हम दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, जिसकी गहराई 400 किलोमीटर तक होती है। मेंटल की यह परत दो भागों में बटी होती है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ऊपरी मेंटल की जो गहराई है 700 किलोमीटर और उससे आगे जो 2900 किलोमीटर है वो निचले मेंटल में सम्मिलित होगी। इस परत में सिलिका, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण इस परत को सीमा परत भी कहते हैं। इन पदार्थों की अधिकता होने के कारण इसका नाम दूसरा सीमा परत भी है। अब इन दो परतों का अध्ययन करने के बाद हम तीसरी परत के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है क्रोड। बच्चों, क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। जैसा कि आप इस चित्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि इनकी गहराई कितने किलोमीटर तक है। इस चित्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये जो परत हैं किस तरह से नीचे की तरफ को बढ़ती चली गई और सबसे जो अंदर है वह आंतरिक क्रोड। इसको नीफे के नाम से भी जानते हैं। इस परत का नाम नीफे भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग होता है और इसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक मानी गई है वैज्ञानिकों के अनुसार। अर्थात सबसे गहरी परत जिसको बोलते हैं क्रोड, इसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक। अब ये क्रोड है, इसके भी दो भाग इसमें हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। जो बाह्य क्रोड है वह 2900 किलोमीटर से लेकर 5259 किलोमीटर तक के भाग को हम हम बाह्य क्रोड कहेंगे। परंतु 5259 से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच के भाग को आंतरिक क्रोड कहेंगे। यह परत बहुत ही गहराई में होती है और यहाँ पर अनेक प्रकार के पदार्थ जिसमें निकिल आदि पाए जाते हैं और यह लोहे से बनी होने के कारण इसको निफे के नाम से भी जाना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी, जिसकी गहराई कहीं पर 4 से 7 किलोमीटर, कहीं 35 किलोमीटर और कहीं पर 70 किलोमीटर यह भूभाग के आधार पर निश्चित की गई है। उसके नीचे दूसरी परत का नाम है मेंटल। इसको दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। और सबसे आंतरिक जो परत है क्रोड बोलते हैं, इसका भी अध्ययन दो भागों में होता है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। अब इन परतों को भूपर्पटी का नाम सियाल के नाम से भी जानते हैं, मेंटल को हम सीमा के नाम से जानते हैं
और क्रोड परत को हम निफे के नाम से भी जानते हैं। इसी चैप्टर में दूसरा पॉइंट होता है सेल, जिसको चट्टान भी कहते हैं। सेल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जिस खनिज पदार्थों से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है उसे हम सेल कहते हैं, चाहे वो कठोर हो या मुलायम। जिन पदार्थों से भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ है उसको हम सेल कहते हैं। और इन सेलों का अध्ययन करने के लिए इनके प्रकारों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। सेल का दूसरा नाम चट्टान भी होता है, जो मैंने अभी बताया। निर्माण के आधार पर सेल 3 प्रकार के होते हैं। पहली सेल का नाम है आग्नेय सेल। आग्नेय सेल का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा बाहर निकलता है और यह दरारों में जमा हो जाता है ठंडा होने पर, लावा के ठंडा होने पर जो चट्टानें बनती हैं वे आग्नेय सेल बनती हैं, आग्नेय सेल का निर्माण करती हैं। इसलिए इनके निर्माण में ज्वालामुखी के लावा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन सेलों में ग्रेनाइट, बेसाल्ट प्रमुख सेलें हैं और इन सेलों की अनेक विशेषताएं भी हैं। नंबर 1, ये सेल रवेदार और कठोर होती हैं। इन सेलों में परत नहीं होती, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते और दूसरी बात, इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। सोना, चांदी और अभ्रक लोहा खनिज इन्हीं प्रकार की सेलों में पाई जाती हैं, क्योंकि ये भूगर्भ से निकलने वाले पदार्थ होते हैं और लावा के साथ बाहर आने के बाद, ठंडा होने के बाद जम जाते हैं, तो उनमें ये खनिज पदार्थ काफ़ी मात्रा में इन्हीं सेलों में पाए जाते हैं। जो भूपर्पट्टी का निर्माण है, 2/3 भाग, भूपर्पट्टी के 2/3 भाग पर आग्नेय सेलों का विस्तार है, अर्थात इनका विस्तार काफ़ी क्षेत्र में होता है, इसलिए इन सेलों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसी कड़ी में आगे दूसरी सेल है अवसादी सेल। अवसादी सेल का दूसरा नाम है परतदार सेल। परतदार सेल इसलिए कहा जाता है कि इसमें अनेक प्रकार की परत पाई जाती हैं। अवसादी सेलों का निर्माण होता कैसे है? बाह्य शक्तियां जो पृथ्वी पर होती हैं, जिनमें जल, हवा, हिमानी, जब ये अपने साथ जो है कणों को या मिट्टी को या अन्य पदार्थों को बहाकर ले जाते हैं और किसी स्थान पर जमा करते रहते हैं, तो इसलिए अवसादी सेलों का निर्माण होता है, क्योंकि ये बाह्य शक्तियों के द्वारा मलबे को बहाकर ले जाते हैं और परत पे परत वे जमा करते रहते हैं और उनके दबाव के कारण वह ठोस हो जाती हैं। इस प्रकार इन सेलों का निर्माण होता है। इनमें मुख्य निर्माण करने में पवन और जल महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा जो है बहुत बड़ी मात्रा में मरुस्थल क्षेत्र हैं, वहाँ से पवन रेतीले भाग से रेत के कणों को उड़ाकर 2 से निचले स्थानों पर जमा कर देती है और जमा करने के बाद में बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र में वह उस बालू को जमा कर देती है। यह है किसके कारण? पवन के कारण। बच्चों, इसमें एक लॉयस के मैदान के बारे में बताऊंगा जो चीन में पाया जाता है। वह पवन के द्वारा बना बड़ा मैदान है, जिसको इन शक्तियों के द्वारा ही, बाह्य शक्तियों के द्वारा ही उन कणों को ले जाकर बहुत बड़े मैदान के रूप में विस्तृत किया। इसी तरह अब अपने देश की बात कर लेते हैं। हमारे देश में जो हिमालय पर्वत है, जिसको पहरेदार भी कहा जाता है, यह भी एक परतदार सेल का ही उदाहरण है, क्योंकि जहाँ हिमालय पर्वत है, यहाँ कभी तैथीस सागर था, वहाँ पर नदियाँ जल लाकर अपने मलबे को जमा करती चली गईं और परत दर परत वहाँ पर मलबा जमा होता गया
और धीरे धीरे ये पर्वत का रूप धारण कर लिया। तो दो उदाहरण हैं अवसादी शैलों से संबंधित, लोयस का मैदान और हिमालय पर्वत। इन अवसादी शैलों में बलुआ पत्थर, स्लेट और चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया आदि प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो बड़ी मात्रा में मिलते हैं। क्योंकि ये जितने भी हैं इन सभी में परत पाई जाती हैं, इसलिए इसके उदाहरण महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब इनकी विशेषताएं, अवसादी या परतदार शैल की विशेषताएं हैं। नंबर 1, इनमें परत पाई जाती हैं। अभी बताया परत क्यों पाई जाती हैं। बाह्य शक्तियां जब मलबे को लगातार जमा करती रहती हैं तो वो दबाव के कारण उसमें परत दिखाई देने लगती हैं, इसलिए परतदार चट्टानों में ये परत पाई जाती हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं कभी ज़मीन के अंदर, तो मिट्टी में भी अनेक प्रकार की मिट्टियों की तह सी दिखाई देती है और वह सब मिट्टी अलग अलग समय पर जमा की गई होगी, इसलिए उसमें कहीं पीली, कहीं काली, कहीं रेतीली, इस तरह की मिट्टियों की परत पाई जाती है। यह भी परतदार शैल के ही उदाहरण हैं। दूसरी बात, इन शैलों में खनिज तेल, कोयला आदि बड़ी मात्रा में मिलते हैं अवसादी शैलों में। अवसादी शैलों में ये पदार्थ मिलने के कारण इनको भी महत्वपूर्ण माना गया है। जो कोयला मिलता है, बहुत समय पहले ये बड़े जंगलों में ये पेड़, ये जो वृक्ष थे, वनीय क्षेत्र थे, यह भूमि के नीचे दब गए और बहुत समय होने के कारण, टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार से खनिज तेल कैसे प्राप्त होता है। सागरीय जीव जंतु जो है बहुत समय तक समुद्र के में रहते हैं और जब उनकी मृत्यु हो जाते हैं तो उनकी वो नीचे समुद्र में नीचे परत के रूप में बैठ जाते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला खनिज तेल होता है। इस प्रकार इसकी विशेषताएं हैं। और ये जो अवसादी शैलें हैं यह मुलायम होती हैं, क्योंकि इनमें परत पाई जाती है इसलिए मुलायम होती हैं। आग्नेय शैल कठोर होती हैं, क्योंकि वह कठोर इसलिए होती हैं, वह ज्वालामुखी के मलबे से निर्मित होती हैं। इसी कारण से उनमें जीवाश्म भी नहीं होते और जबकि इन परतों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अब तीसरी शैल का नाम है रूपांतरित शैल। रूपांतरित शैल का दूसरा नाम है कायांतरित शैल। अब कायांतरित शैल कैसे बनती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों, आग्नेय शैल और परतदार शैल अर्थात अवसादी शैलों का जब रूप परिवर्तन हो जाता है तब रूपांतरित शैलें बनती हैं। और रूपांतरित शैलों का निर्माण दो कारण से होता है, एक तो ताप और एक दाब। ताप और दाब के कारण शैलों के रूप परिवर्तन हो जाते हैं और जब रूप परिवर्तन हो जाते हैं, जब नई शैल बनती है तो उनको कहते हैं रूपांतरित शैल। अगर ये दाब और ताप क्रिया ना करे तो ये रूपांतरित शैलों का निर्माण हो नहीं सकता। इसलिए ये प्राकृतिक चीज़ें हैं सब, दाब और ताप, जिसके कारण परिवर्तित होने के कारण रूपांतरित शैलें बनती हैं। इनका दूसरा नाम होता है कायांतरित शैलें। इन शैलों में संगमरमर, ग्रेफाइट, हीरा मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिनका उपयोग जो है मानव बड़ी मात्रा में करता है। आपने देखा होगा बच्चों, हमारे देश में ताजमहल बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, 7 आश्चर्यों में से एक है। वह भी संगमरमर से बना होने के कारण इसी जो रूपांतरित शैल है, आंतरिक शैलों के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं उससे हमें जानकारी मिल गई होगी कि इनका निर्माण किस प्रकार होता है। दाब और ताप के कारण आपको मैंने अवगत कराई दिया है। और आपको मैं बता रहा था कि हमारे देश में जो ताजमहल है वह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, वह भी इसका एक उदाहरण है। अब आपको यह बताना है कि कुछ जो चट्टान हैं या शैल हैं वो किस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जरा ध्यान देंगे बच्चों। ग्रेनाइट जो शैल है वह नीस में परिवर्तित हो जाती है, जो रूपांतरित शैल कहलाती है। इसी प्रकार से बालू का जो पत्थर है वह क्वार्टजाइट
सेल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वह रूपांतरित सेल बन जाती है। चूने का पत्थर संगमरमर के रूप में परिवर्तित होता है और यह रूपांतरित सेल का उदाहरण होता है। अब इन सेलों की विशेषताएं जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। जैसे हम आग्नेय सेल, अवसादी सेल की विशेषताएं बताते चले आ रहे हैं, इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता, यह सबसे अधिक कठोर सेलें होती हैं, इसलिए यह इसकी मुख्य विशेषता है। दूसरी, इसमें जो है अपक्षय बहुत कम होता है, अर्थात यह टूटती नहीं है कठोर होने के कारण, और इनका निर्माण दाब और ताप की शक्ति के कारण इन सेलों का निर्माण होता है। मुख्य रूप से इसकी 3 ही विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के बाद अब हमने इस चैप्टर में 2 चीज़ों का अध्ययन किया। एक तो पृथ्वी की आंतरिक परतें और दूसरा विभिन्न प्रकार की सेलों का अध्ययन। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उम्मीद है आप उनके उत्तर देंगे और किसी कारण नहीं दे पाए तो उनका समाधान मैं स्वयं करूंगा। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की परत हैं, उनके क्या क्या नाम हैं? बच्चों, पृथ्वी पर 3 परत हैं। पहली परत भूपर्पटी, इसका दूसरा नाम सियाल है। दूसरी परत का नाम है मेंटल, इसका दूसरा नाम सीमा है। तीसरी परत का नाम है क्रोड, जो इसका दूसरा नाम निफे है। इसलिए हमको प्रत्येक परत के 2-2 नाम हैं, तो 2-2 नाम हमको याद होने चाहिए। कभी कभी पूछा गया कि सियाल के बारे में लिखो, आपने भूपर्पटी तो पढ़ रखी है लेकिन सियाल जानते नहीं क्या होती है, तो इसलिए इन चीज़ों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है सेल किसे कहते हैं? कुछ बच्चे तो जो नहीं पढ़ते या जिनको ज्ञान नहीं होता, कहते हैं कि टॉर्च में डालने वाले, मोबाइल में डालने वाले या अन्य प्रकार के, जो उन्हें सेल बोल देते हैं, और जिनको ज्ञान होता है वो ठीक प्रकार से बोलते हैं। तो सेल किसे कहते हैं? सेल का दूसरा नाम है चट्टान। और चट्टान का अर्थ ये नहीं होता है कि कठोर पत्थर को ही चट्टान कहेंगे, हम कोमल मिट्टी को भी चट्टान बोलते हैं। इसलिए भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पदार्थों को हम सेल या चट्टान कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है, इसे आप अच्छी तरह कॉपी में नोट भी करेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसके 2 नाम हैं, या तो भूपर्पटी या सियाल। अब कुछ प्रश्न और बताइए। 3 प्रकार की सेलें होती हैं। रवेदार सेल कौन सी होती है इन तीनों में से? कौन सी सेलों का गुण है जो रवेदार होती हैं, दानेदार भी बोलते हैं उनको? तो इसका उत्तर है आग्नेय सेल। अगला प्रश्न, किन सेलों में परत पाई जाती हैं, उनका क्या नाम है? जो परत पाई जाती हैं अवसादी सेल होती हैं, वो उनमें अनेक प्रकार की परत होती है, इसलिए अवसादी सेल परतदार सेल कहलाती हैं और इसमें जीवाश्मी होते हैं। एक और प्रश्न, आग्नेय सेलों का निर्माण किसके द्वारा होता है? मैंने आपको समझाया था, एक बार आपको और पुनः याद हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट के साथ निकलने वाला जो लावा है या मैग्मा है, उसके ठंडे होने पर जो चट्टानें बनती हैं वो आग्नेय सेल बनती हैं। तो आग्नेय सेलों का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया के कारण होता है। धन्यवाद।